नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या बीजेपी में बगावत का धुआं उठ रहा है और पिछले कुछ दिनों से ये जो धुआं है ये घना होता जा रहा है और इसके केंद्र में गुजरात लॉबी है। गुजरात लॉबी बोले तो मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह। अब दोस्तों, आज की ही ब्रेकिंग न्यूज़ देख लीजिए। आज बीजेपी के भीतर से जो बड़ी खबर आई वो राजस्थान से आई। राजस्थान के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीणा, कई बार के विधायक, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे थे, किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया। मिस्टर मीणा हैज रिजाइंड। और राजस्थान में बीजेपी के भीतर हड़कंप है, और हड़कंप इसलिए है क्योंकि राजस्थान की सबसे कद्दावर नेता वसुंधरा राजे पहले से ही तलवार उठा रखी इन्होंने बगावत की। तो एक तरफ मीणा और साथ में वसुंधरा राजे। आप सोच सकते हैं कि बीजेपी राजस्थान के भीतर बगावत के धुएं का आलम क्या है। और अगर आप राजस्थान से उतरकर महाराष्ट्र आते हैं तो महाराष्ट्र में भी तलवारें खिंची हुई हैं। और शायद ये जो तलवारें खिंची हुई थी, इसी के दबाव में डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को शर्मनाक हार के बाद इस्तीफा देना पड़ा। ये अलग बात है कि मोदी जी ने फडणवीस का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अब दोस्तों, हाल गुजरात में भी अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, मोदी और शाह के गृह राज्य गुजरात में भी हाल अच्छे नहीं है। ये तो अलग बात है कि बीजेपी इस बार सिर्फ एक सीट हारी। हालात ऐसे थे, जमीनी सच्चाई ये थी कि 4-5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल रही थी। और इसीलिए राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा बीजेपी वालों को कि इस बार गुजरात भी हराएंगे आपको। तो गुजरात की हालत खराब है। हरियाणा में भी आप कह सकते हैं ऑल इज नॉट वेल। जी हाँ, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और अगर आप हरियाणा से दिल्ली लांघ कर उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो लखनऊ में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो शीत युद्ध है, जो कोल्ड वॉर है, ये कभी रुकेगी भी या बढ़ती ही चली जाएगी पर्दे के पीछे। मंत्रिमंडल इसी युद्ध में, शीत युद्ध में बटा हुआ है। विधायक बटे हुए हैं, नौकरशाही बटी हुई है, संगठन का सत्यानाश हो रहा है। और बीजेपी में जिलों में मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी में शर्मनाक हार के बाद ये 2024 में 70 का टारगेट लिया था अमित शाह ने, सीटें आई 33-80 में। और सबसे बड़ी बात, 4 जून को जब मोदी जी 240 पर अटक गए, जी हाँ 400 की बात कर रहे थे, 240 पर जब वो अटक गए 4 जून को, जिस दिन नतीजे आए थे, उसके कुछ दिन के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहली बार उन्होंने जुबान खोली, कम से कम मोदी, शाह या बीजेपी पर कोई टिप्पणी को लेकर। और इशारों में भागवत ने कहा, बयान दिया कि अहंकार सर्वनाश कर देती है। उनका यह कहना था कि जो सच्चे सेवक होते हैं वो अहंकार नहीं करते। यानी संकेत उन्होंने यही दिया, मोहन भागवत ने 10 साल में पहली बार, कि अहंकार बीजेपी को इस चुनाव में ले डूबा। अब दोस्तों, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन ये है कि मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, इन्होंने पिछले 10 सालों में जिस रुतबे से रौब से 10 साल हुकूमत की, क्या इस बार 240 पर अटक कर मोदी जी कहीं ना कहीं चारों तरफ से, फ्रॉम द ऑल साइड्स, मुसीबत से घिरे, परेशानी से घिरे हुए हैं। एक तरफ दिक्कत यह है कि पहली बार मजबूत विपक्ष मोदी के सामने है। अगर आप संख्या बल देखेंगे लोकसभा की तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि एक जबरदस्त टक्कर है। 15 आदमी, 20 आदमी इधर से उधर गए, सरकार में कुछ भी हो सकता है, सरकार जा भी सकती है। मजबूत विपक्ष है। तो एक तरफ मजबूत विपक्ष है जो बहुत आक्रामक है। इसके अलावा 2 बैसाखियां हैं मोदी जी के किस्मत में लिखी गई हैं। एक तरफ नीतीश हैं, नायडू हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं नीतीश और नायडू का मतलब, यानी नायडू नीतीश का मतलब है, नायडू मतलब ना और नीतीश मतलब नी, नानी, ये दोनों मिलकर नानी याद दिला रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन इन सब के परे हटकर अगर हम देखें, बिगेस्ट चैलेंज
एक जो सबसे बड़ा चैलेंज जो दिख नहीं रहा है, जो गोदी मीडिया दिखा नहीं रही, वो भीतर से, इनसाइड द हाउस, घर के भीतर से, जो मैं बगावत के धुएं की बात कर रहा था, कि क्या मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर से उभर रही है, जब पार्टी के भीतर से उभर रही है। और अगर महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, ये जो विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं 3 महीने बाद, अगर इसमें मोदी जी कहीं ना कहीं डगमगाए, उनकी नाव डगमगाए, तो ये जो भीतर की आग है, धुआं है, इसकी लपटें क्या दिल्ली दरबार तक पहुंच सकती हैं और वाकई मोदी परेशानी में होंगे, उल्टी गिनती शुरू हो सकती। बिग क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, सवाल वाकई बड़ा है कि भीतर की ये जो चुनौती, आदमी बाहर की चुनौती से निपट सकता है, लेकिन भीतर से अगर चुनौती आ जाए, वहीं अगर तलवारें खिंच जाएं भीतर, घर के भीतर, तो फिर क्या होगा। बिग क्वेश्चन मोदी के लिए और शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। इसलिए आजकल वो हर महफिल में, हर मंच पर राजनाथ जी को आगे कर दे रहे हैं, बैलेंस करने के लिए, कि वो सिर्फ गुजरात लॉबी नहीं है, राजनाथ जी भी हैं, नड्डा जी भी हैं, नड्डा जी हिमाचल के हैं, राजनाथ उत्तर प्रदेश के। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि 2 आदमी इस सरकार को नहीं चलाते हैं, राजनाथ जी भी चला रहे हैं, नड्डा जी भी चला रहे हैं, कई और लोग हैं इस पार्टी में जो इस सरकार को चला रहे हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन मैंने जो कहा ना, बिग क्वेश्चन, क्या अंदर से चैलेंज है। और ये सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक अनुभवी पत्रकार इसका जवाब दे सकता है, जो बीजेपी को जानता हो, जिसने लोकसभा को 30-40 वर्षों से कवर किया हो। मेरी कोशिश ये है, हालांकि कवर मैं भी 2000 से कर रहा हूँ, मुझे भी 24 साल हो गए पार्लियामेंट कवर करते हुए, लेकिन आज मैं 2 ऐसे पत्रकार लेकर आया हूँ जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। उमाकांत लखेड़ा 1988 से लोकसभा देख रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं, बीजेपी देख रहे हैं, नायडू बाबू को जानते हैं। और हमारे साथ टाइगर होंगे अशोक वानखेड़े, वो भी तकरीबन 30 वर्षों से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत के हर पहलू को देख रहे हैं बहुत गौर से। इन दोनों पत्रकारों की सबसे खास बात ये हिम्मती हैं, खुलकर बोलते हैं, सच बोलते हैं, विश्लेषण बड़ा सटीक होता है। तो सीधे चलते हैं उमाकांत लखेड़ा के पास और अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। मेरा पहला सवाल टाइगर से ही। टाइगर, बीजेपी को आप वॉच कर रहे हैं, आप विदर्भ के क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र में आरएसएस का मुख्यालय भी है, वहीं पर गडकरी भी रहते हैं, और महाराष्ट्र को भी आपने कवर किया है, आपने दिल्ली को भी 2 दशकों से कवर किया। बीजेपी के हर तह के अंदर जो भी खबरें हैं सब आपको पता है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं बहुत ईमानदारी के साथ शुरू में, क्या वाकई बगावत का धुआं आपको दिख रहा है, ये धुआं उठ रहा है? और अगर मोदी जी चुनाव हार गए महाराष्ट्र का और हरियाणा का और झारखंड का, 2-3 महीने बाद चुनाव है, 3 महीने बाद, तो क्या ये धुआं आग में भी बदल सकता है और इसकी लपटें जो हैं वो दिल्ली तक पहुंच सकती हैं, दिल्ली दरबार तक? देखिए दीपक जी, मैंने एक बार कहा था आप ही के शो में, जब आदमी का समय बुरा आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। ओहो, ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है जब समय बुरा हो। तो ऐसा ही ये दोनों गुजरातियों का समय बुरा शुरू हुआ है और मीटर डाउन हुआ है, इसीलिए सभी दूर से घेरते हुए नजर आए। जो आपने अभी ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आपने कहा कि संघ नाराज है, आपने कहा कि बीजेपी का कैडर नाराज है, आपने कहा लोग नाराज है, ब्यूरोक्रेसी नाराज है, इनके पास कुछ भी नहीं है, विपक्ष ताकतवर हो गया है, ये खुद बैसाखियों पे आ गए हैं, बैसाखियां भी डगमगाती हुई है, कोई स्ट्रांग नहीं है। ये इतना बुरा समय क्यों आया और ये विद्रोह क्यों हुआ? अब दर्शक ये कहेंगे कि इसके पहले क्या बीजेपी कभी चुनाव नहीं हारी, तो बीजेपी में तब क्यों विद्रोह नहीं हुआ? इसलिए ये विद्रोह हर जगह पनप रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 303 सांसदों वाला मोदी कोई और था, 282 सांसदों वाला 2014 में मोदी कोई और था, लेकिन 2024 में 240 वाला मोदी अब वो मोदी नहीं है, कमजोर है। इसीलिए लोग इस तुनक मिजाजी के साथ पेश आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे रहा है, हालांकि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसी तरह से किरोड़ी लाल मीणा, एक सीनियर व्यक्ति, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लोग कह रहे थे सब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं ये, मीना ने भी जो आज इस्तीफा दिया, यानी इस्तीफा तो 10 दिन पहले दिया था, क्या मीना ने भी इस्तीफा इसलिए दिया है, जैसे हमारे यहाँ लखनऊ में कहते हैं मुंह पे मार दिया इस्तीफा, तो ये जो मुंह पे इस्तीफा मारा है, मुंह पे जो इस्तीफा मारा है, इसलिए मारा है कि मोदी और शाह कमजोर हो गए,
कमजोर नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, राजनीति में कोई भी इंसान अपने वजन से, सीने के लंबाई से, चौड़ाई से, अपनी ऊंचाई से बड़ा नहीं होता। राजनीति में वो इंसान होता है कि क्या वो जितवाने के लिए काबिल है। इज ही सेलेबल ब्रांड। मार्केट में जो ब्रांड की वैल्यू उतर जाती है, एक जमाने में वॉशिंग पाउडर निरमा की तूती बोलती थी, आज निरमा ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्रांड खत्म हो गया। तो मोदी नाम का ब्रांड खत्म हो गया। कौन से राज्य में मोदी चला? महाराष्ट्र, जहां मोदी जी को लग रहा था कि 40 सीटें लेंगे, 17 रैलीज, 14 जगह उम्मीदवार हारे हैं। 28 रोड शो किया प्रधान, अरे सर, मैं प्रधानमंत्री के ब्रांड की वैल्यू बता रहा हूं। 14 रैली किया, 14 रैली में से 17 रैली किया, उसमें से 14 जगह चुनाव हारे हैं। बताइए। एक रोड शो किया, प्राइम मिनिस्टर डूइंग रोड शो वाज अ यूनिक थिंग। महाराष्ट्र में, मुंबई में शायद पहला प्रधानमंत्री देश आजाद होने के बाद रोड शो किया। रोड शो कहाँ किया? घाटकोपर एरिया में किया। क्यों किया? वहां गुजराती पॉपुलेशन ज्यादा है, भीड़ दिखनी चाहिए। वहां 28,000 से उम्मीदवार हार जाता है। समझ गया टाइगर, समझ गए। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी में हर जगह उठा पटक है। यही मैं लखेड़ा साहब से पूछना चाह रहा हूं कि भाई, राजस्थान में लखेड़ा साहब आपने देखा, वसुंधरा तो नाराज थी, अब केएल मीना ने तो मोर्चा ही खोल दिया। उधर महाराष्ट्र में, जैसा टाइगर बता रहे हैं, तलवारें खींची हुई हैं बीजेपी के अंदर, और इतना खराब स्कोर कार्ड है इस बार बीजेपी का कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तलवारें मयान में अब वापस नहीं जाएंगी। अब हार जीत पे ही तय होगा कि बीजेपी का कौन सा धड़ा आगे बढ़ता है, कौन सा खत्म होता है। मैं एक चीज लखेड़ा साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में भी आपको बीजेपी के अंदर एक बेचैनी दिखती है? योगी आदित्यनाथ के इस दौर में आपको लगता है कि बीजेपी में जिस तरह से इनफाइटिंग है, और अगर मैं साफ साफ बोलूं, अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये जो इनफाइटिंग है उत्तर प्रदेश में, क्या ये भी बेड़ा गर्क कर रही है बीजेपी का? बीजेपी के यूपी की भी स्थिति ठीक नहीं है? मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं आज की तारीख में, हार के बाद भारतीय जनता पार्टी आंतरिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर बहुत बुरी तरह जिसको कहते हैं चरमराई हुई है। मतलब उसकी चादर निकल गई है, उसकी दरी, उसकी जो पैरों से दरी निकल चुकी है, खिसक चुकी है। और अब क्या हो रहा है कि आप जितने भी जिले पिछले 5-7 दिन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो ट्रांसफर हुए, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, उन जिलों में जिले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रांसफर किए गए जहां बीजेपी हारी है, और बहुत बुरी तरह हारी है। तो अब सवाल यह है कि सारा जो हार का जो ठेकरा है वो इसलिए फोड़ा जा रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर गड़बड़े हुई हैं, लोगों विकास की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिला, कार्यकर्ताओं की शिकायतें थी। लेकिन इससे अलग हट करके मैं कहता हूं कि पूरा ये लग ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी, जो इतनी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीती, और प्रचंड बहुमत से पिछले लोकसभा का चुनाव 62, 64, 60+ जीते। बड़ी मुश्किल से 15 सीटें अपोजिशन को मिली। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आप ये देखते जाइए कि कितना भयंकर जो अंदरूनी झगड़ा है, और जो ये जो इस्तीफों की आपने बात की, जिक्र किया, इस्तीफों का जिक्र किया या नाराजगी का जिक्र किया, ये वो बीमारी जो किसी शरीर में हो जाती है, तो कुछ आप डोज दे देते हैं, बड़ी डोज दे देते हैं, तो वो साइड इफेक्ट करने शुरू कर देती है। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो आपने गलत डोज दी, पूरे लोकसभा चुनाव में गलत टिकट बांटे गए उत्तर प्रदेश में। कम से कम 40 ऐसी जगह 35 से 40 सीटें, आधी से ज्यादा सीटें ऐसे लोगों को टिकट दे दिए उत्तर प्रदेश में, जिन पर योगी आदित्यनाथ, उनका नाम नहीं जानते थे। उन्होंने टिकट बंटने के बाद दिल्ली का दौरा किया, कहा कि भैया किन किन को टिकट बांट दिया आपने। तो जिन को आपने टिकट बांटने, उनकी जिताने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो सवाल यह है कि एक पार्टी में बाएं हाथ क्या कर रहा है, दाहिने हाथ क्या कर रहा है, आपको पता नहीं। और इतनी बुरी तरह आपकी हार हुई, अयोध्या आप हारे, उत्तर प्रदेश की क्रूशल सीटों पर आप चुनाव हार गए, और अब आप कह रहे हैं कि साहब ये हार का जिम्मा किसके ऊपर होगा। और मैं आपको बता दूं, ये झगड़ा रुकने वाला नहीं है, ये झगड़ा आने वाले साल में बहुत बढ़ने वाला है। कई लोगों के इस्तीफे होने वाले हैं, कईयों को हटाया जाने वाला है, और ये भयंकर अभी जो भयंकर जो सांगठनिक स्तर पर
जी लकेड़ा साहब, आपकी पारखी निगाहों ने और पुराने जो आपका जो एक रिपोर्टिंग का जो एक इतना बड़ा पीरियड रहा है, मतलब 35 साल की रिपोर्टिंग, उसका निचोड़ ये है, आप कह रहे हैं कि ये झगड़ा रुकेगा नहीं। ये अब बीजेपी के भीतर का झगड़ा अब थमने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, ये और बढ़ेगा। यानी जो मैं पहले कह रहा था कि अब ये जो तलवारें हैं ये अब मयान में वापस नहीं जाएंगी। टाइगर, एक चीज यहां पर ऐसा सुनते हैं कि साहब जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के चीफ, वो भी नाराज हैं। आरएसएस भी खुश नहीं है मोदी जी से। गडकरी साहब भी खुश नहीं है। गडकरी साहब जैसे कई ऐसे मंत्री हैं इस सरकार में जो खुश नहीं है। हमने देखा जब राहुल गांधी पूरी तरह से हमला बोल रहे थे मोदी जी पे, तो बीजेपी वाले मजा ले रहे थे आधे। उनको लग रहा था अभी और राहुल गांधी थोड़ा मोर्चा खोलें। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या आरएसएस नाराज, बीजेपी के अंदर लोग नाराज, बीजेपी शासित राज्यों में हम इस्तीफे की एक होड़ देख रहे हैं। आपको लगता है टाइगर कि अगर मोदी महाराष्ट्र हार गए, अगर मोदी हरियाणा हार गए, तो क्या मोदी जी के सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है? यानी नीतीश और नायडू तो बाद में जो सोचे बीजेपी के अंदर ही बवाल हो जाएगा। यकीनन बीजेपी के अंदर तो अभी भी बवाल हो जाता। यदि संसदीय पार्टी की मीटिंग होती, सारे सांसदों की 240 की मीटिंग होती, 100 सांसद ऐसे थे जो बोलने वाले थे। 100 सांसद ये बोलते कि यूपी और महाराष्ट्र में हमारे हर्ष क्यों इतना बुरा हुआ, यूपी और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी कौन लेगी, जवाबदेही कौन लेगा, ये सवाल पूछे जाते। इसलिए मोदी जी भाग गए। मोदी जी सीधा पहली मीटिंग उन्होंने की एनडीए के घटक दलों से, उनसे एंडोर्समेंट ले लिया कि मैं प्रधानमंत्री के लिए आप मुझे समर्थन दोगे। एनडीए के किसी भी पार्टनर ने ये नहीं पूछा, क्योंकि सब ईडी सीबीआई के पीछे दबे हुए थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि जरूर मोदी जी आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार बीजेपी से आप फॉर्मेलिटी जो है वो तो पूरी कर लीजिए, एक फॉर्मल नाम तो पूरा कीजिए। वो भी नहीं किया और उन्होंने एनडीए के संसदीय दल से अपने आप को एंडोर्समेंट करवा के नेता बनवाया। एनडीए का संसदीय दल का क्या लॉजिस्टिक, मतलब मुझे कोई लोकल दिखता नहीं है वो। एक छोटा सा सवाल टाइगर, यहाँ पर आप ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी पार्टी को ही फेस नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो भाई, बजाय बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के हम एनडीए की ही सारे सांसदों को बुला लेते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है। मैं एक जो छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, क्या टाइगर आपको लगता है कि आरएसएस में मोहन भागवत बहुत बुरी तरह से खफा हैं, नाराज हैं, नॉट हैप्पी विद मोदी एंड अमित शाह? और अगर ये खुश नहीं है तो मोहन भागवत क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई मोदी को अब नमस्कार किया जाए, अब मोदी और ये शाह जिस तरह की ये सरकार चला रहे, नुकसान हो रहा है, अब इनको सलाम करके रुखसती का वक्त आ गया। देखिए, एक बार संघ के बहुत बड़े ऑफिस बियरर ने मुझे बोला था कि जब घोड़ा थक जाता है तो हम घोड़ा बदल देते हैं। हमारा एक लक्ष्य है और लक्ष्य के तरफ हम हमारा रथ लेके चल रहे हैं। हो सकता है उसमें 100 साल लगे। संघ जल्दीबाजी नहीं करता, संघ आराम से चलता है। लेकिन साहब की इतनी बड़ी यात्रा में जब घोड़ा थक जाता है तो बदल दिया जाता है। अडवाणी जी थक गए तो बदल दिए गए, मोदी जी थक जाएंगे तो बदल दिए गए। और थकने के मायने क्या है कि जब आप पार्टी को जितवा नहीं सकते तो आप थक गए। पार्टी हारी है, भाजपा हारी है, भाजपा को रिजेक्ट किया लोगों ने। आप 280 थे, बाद में 300 प्लस गए, 240 पे आए, मतलब आपको लोगों ने सत्ता में रहने लायक भी जनमत नहीं दिया। आपको बैसाखियों पे यदि सरकार को खड़ा कर दिया तो ये जनता ने दी हुई सजा है। आपको जनता ने बख्शिश नहीं दिया, सजा दी है। और यदि जनता ने सजा दी इसका मतलब जनता नाराज है। और ये नाराजगी क्यों है? क्योंकि आपने डिक्टेटरशिप के तहत पार्टी चलाई। सरकार तो आपने तानाशाही तय, लेकिन पार्टी संगठन को भी खत्म कर दिया आपने। संघ की चिंता सरकार कभी रही नहीं दीपक भाई। तो क्या हम ये माने संघ जब सरकार नहीं थी तब भी संघ सर्वाइव कर गया। संघ की चिंता संगठन से है। क्या हम ये माने कि अगर मोदी 2-3 चुनाव और हार गए, जो बहुत क्रूशियल चुनाव जिनका मैंने जिक्र किया था, महाराष्ट्र, हरियाणा है, झारखंड, तो क्या संघ फिर कुछ डिसाइड कर सकता है कि भाई अब बदलो? अभी अध्यक्ष कौन बनता है इस पे भी सबकी नजरें लगी। भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? यदि वो संघ समर्थित बोलेगा
तो भाजपा का अध्यक्ष ही फिर मुंह खोलेगा। ओके। फिर वो मनमानी चलने नहीं देगा, फिर संगठन सत्ता पे हावी होगा, जैसा हमेशा रहा है बीजेपी में। लेकिन यदि संगठन को आप अपने दरबार की नृत्यांगना बनाएंगे और ये तय करेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड अब अध्यक्ष तय करेगा। आपको पता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत के नहीं आता है, वो अपॉइंट किया जाता है। नए संविधान के बदलाव के अनुसार अब भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त करेगा। ये लोकतंत्र में आपका विश्वास है जी। और आप गांधी परिवार और बाकी राजनीतिक दलों पे हंसते हैं, परिवारवादी दल। अरे वो कम से कम नौटंकी तो करते हैं चुनाव की, आपसे तो वो भी नहीं होती। जी नहीं टाइगर, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो घेर रही हैं घर के अंदर, जो प्रॉब्लम्स है मोदी की। और मैं थोड़ा सा उसको मैं चाहूंगा दोहरा दूं जो आप लोग दोनों ने अभी तक कहा। आप लोगों का ये कहना है कि भाई कई जगह, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या गडकरी हो या बहुत से राज्यों में नेता हैं, जैसे आज राजस्थान के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो एक तो नाराजगी बहुत ज्यादा है बीजेपी के भीतर, और दूसरा मोदी और शाह से नाराजगी आरएसएस की भी है। और ऐसी स्थिति में अगर मोदी का परफॉर्मेंस खराब होता है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में, तो संघ कुछ कर सकता है। लखेड़ा साहब, माय क्वेश्चन इज कि चलिए हमने आरएसएस की प्रॉब्लम डिस्कस करी कि आरएसएस क्यों नाखुश है, और हमने ये भी जाना कि बीजेपी के प्रदेशों में इस वक्त कितनी ज्यादा हमें बगावत दिख रही है, धुआं उठता हुआ दिख रहा है। मैं एक चीज ये पूछ रहा हूं कि इस धुएं के अलावा नीतीश और नायडू भी एक धुआं है, कभी भी उठ सकते हैं, किसी बात पे नाराज हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत मजबूत विपक्ष है राहुल गांधी के नेतृत्व में। 15-20 लोग इधर से उधर चले जाएं तो कुछ भी हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि ऐसी पृष्ठभूमि में जहां मोदी के लिए हर तरफ कहीं खाई है गहरी तो कहीं पहाड़ है, इस तरह की मुसीबतें, क्या मोदी ये सरकार 1-2 साल चला लेंगे? मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 साल क्या मोदी सरकार चला लेंगे? मैं ये मानता हूं, मैंने आपके शो में पहले भी कई बार कहा कि मोदी के साथ जो बड़ी समस्या ये है कि जो फंडामेंटल, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को क्लोजली देखा, उनसे बातें करता था, उनसे गपशप करता था, और मोदी को तो कोई पूछ नहीं सकता, वहां तक तो कोई छू नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, दौर ही अलग था। देखिए, मोदी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक जो उनकी लॉबी है उसके नेता हैं, प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद भी। ओहो। और ये साबित हो गया संसद में जो उनका भाषण हुआ, उसमें जो खोखलापन था, जो खालीपन था, उससे ये साबित हो गया कि उनकी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वही उनकी बातों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मोदी का अपनी, जो मैंने बताया ना कि पार्टी के वो वैसा बिहेव करते हैं जैसे वो भारतीय पार्लियामेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिस हो, और सदन जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड या विधायकों की, सांसदों की बैठक हो रही है, और मोदी वहां उनके नेता हो। मोदी ये भूल जाते हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा डाइवर्सिटी वाला मुल्क है, इस मुल्क में आप तब तक राजनीति नहीं कर सकते, सत्ता तो आपको मिल जाएगी, आप दोबारा चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन आप रिस्पेक्ट जो स्टेट्समैन को मिलती है, जो देश के नेता को मिलती है, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल सकती। मेरा ये मानना है कि नेता वो होता है कि भले ही जनता, पब्लिक और दूसरे समाज के लोग आपको वोट ना दें, लेकिन जब आप सड़कों पर उतरे तो वो माला लेकर के खड़े रहें। वोट नहीं देते वो आपको, लेकिन वो आपके प्रति इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना निष्ठा करते हैं। वो आपको जो वोट ना देने वाले ये बोलते हैं कि देखिए हम उनको वोट नहीं देते, लेकिन वो इतना गलत काम नहीं कर सकता। समझ गया। मोदी एक डिक्टेटर आपको दिखते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कई ऐसे तबके हैं जो मोदी को रिस्पेक्ट नहीं देते, और मोदी जी को सर्टिफिकेट तो आरएसएस ने दे दिया। मोदी जी के बारे में कोई दुश्मन, कोई जरूरत ही नहीं है। आरएसएस ने, मोहन भागवत ने उनको इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया कि वो तो घर में लगा करके पोस्टर लगा के रखना चाहिए घर में, उनको लोग रोज पढ़ना चाहिए उस पोस्टर को। तो चलिए लखेड़ा साहब, एक लाइन में जवाब भी दे दीजिए। अब
मेरा जो सवाल था वो जवाब नहीं मिला, एक लाइन में बताइए, समय हो रहा है। क्या जी। मोदी सरकार ये टर्म पूरा कर पाएंगे? 5 साल, 4 साल, 3 साल, क्या लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पूरा कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो बजट सेशन होगा वहां से एक्चुअल उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि राज्यों की जो डिमांड है, राज्यों की जो मांग है, वो बिहार और आंध्र प्रदेश तक कन्फाइंड नहीं है। आपको जो दूसरे राज्य हैं, इवन उड़ीसा, जहां आपको मैंडेट मिला, वहां की सरकार है, क्या उड़ीसा देश के अग्रणी राज्यों में वो नहीं आपसे इमदाद मांगेगा, वो नहीं आपसे बजट मांगेगा? अब तो मैंने बताया कि ममता बनर्जी तैयारी कर रही है, वो देख रही है सारी चीजें। तो बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना एजेंडा घोषित कर दिया। ये महीना जो जुलाई का महीना है, कितने चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली आकर के अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कि मिलना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि इतनी रस्साकसी लोकसभा में जब 2025 का बजट सेशन चालू होगा, उसके बाद उल्टी गिनती बहुत तेजी से शुरू होगी। राज्यों में चुनाव हारेगी भारतीय जनता पार्टी, नए चैलेंजेस खड़े होंगे, संगठन में बिक्रिंग होगी, संगठन में बिखराव होगा, और ये कहेंगे कि मोदी जी अब आप माफ करो, अब आप 75 साल के भी होने वाले हैं, आप तारीख याद रखो और उस तारीख पर आपने जो कमिटमेंट पहले से कर रखा उसका पालन करो। तो ये सारी चीजें उल्टी उल्टी गिनती अभी से शुरू हो गई हैं। साल भर का आप कह रहे हैं वक्त है, और बजट आते आते जो 2025 का फुल बजट होगा उसमें आपका कहना इतनी ज्यादा आर्थिक स्थिति देश की चरमराई है कि राज्य सरकारें मोदी जी के सर पे चढ़ जाएंगी, और तब लोग कहेंगे साहब 75 साल हो गए, चुनाव भी हार चुके होंगे। यानी उल्टी गिनती आप कह सकते हैं 2025 में 6-7 महीने बचे हैं बजट सेशन में, 7-8 महीने के बाद खेला होगा। क्या टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर, 1 लाइन आंसर, क्या 7-8 महीने के बाद वाकई उल्टी गिनती शुरू हो रही, चक्र उल्टा शुरू होने जा रहा है मोदी जी के लिए? दीपक भाई, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये अभी जान भी नहीं पा रहे हैं। ये जो बगावती सूर है, ये जो संघ चालक का स्टेटमेंट है, ये तमाम बातें जो इस्तीफे है, ये कहीं ना कहीं उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इसको बूस्टर डोज लगेगा। महाराष्ट्र का पराजय एक और बूस्टर डोज देगा, हरियाणा में यदि हारते हैं तो दूसरा बूस्टर डोज देगा, झारखंड में हारते तो तीसरा बूस्टर डोज देगा। इसी के बीच में कुछ उपचुनाव भी होंगे, फिर कुछ राज्यसभा के चुनाव भी होंगे। हर रोज इस सरकार को अग्नि परीक्षा है। हर रोज इस सरकार को जब जब सेशन चलेगा विपक्ष हावी होगा। और इस सारे चीजों में इसीलिए मैंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब इनको सिर्फ संभालना ही। हर दिन एक अग्नि परीक्षा, यानी अग्निवीर की भूमिका में इस वक्त अमित शाह हैं, और अग्निवीर की भूमिका में ये सरकार अग्निवीर की सरकार है। अग्निवीर की सरकार है। ये सरकार पेंशन वाली और परमानेंट जॉब वाली नहीं है। अग्निवीर, अग्निपथ, अग्नि परीक्षा, इसको फिर से जॉब में रखना कि नहीं रखना, नीतीश नानी तय करेंगे, नायडू और नीतीश। जी जी जी। ये नानी सरकार इनको रोज नानी याद दिला रही है। ये भी नानी याद दिला रही, नानी मतलब नायडू और नीतीश, नानी ये रोज याद दिला रही है। और एक चीज जो एक बड़ी बात है कि हर पल, हर दिन, हर क्षण एक अग्नि परीक्षा है इन दो अग्निवीरों के लिए। आप आए लखेड़ा साहब, और जिस तरह से आपने चीजों को बताया कि आपको लगता है, आपका ऐसा सेंस है जो कहता है, तजुर्बा बोलता है आपका, कि बजट सेशन ये वाला नहीं, अगला 2025 का आते आते सारे राज्य मोदी पे चढ़ाई करेंगे और नीतीश और नायडू इकलौते नहीं होंगे, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। और आपने कहा कि इस बीच अगर एक आध चुनाव बड़ा हार गए मोदी, तो फिर समझ लीजिए कंगाली में आटा गीला वाला हिसाब होगा। और वही चीज टाइगर कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मोदी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। कोई बड़ा खेल होता है, वही ट्रिगर पॉइंट है, पलीते में आग लगा देगा। लखेड़ा साहब, किन लफ्जों से आपका शुक्रिया अदा करूं, और मैं किस तरह से टाइगर का शुक्रिया अदा करूं? ऐसे बेबाक बोलने वाले लोग, कोई टाइगर है, कोई लायन है, मैं तो कहूंगा इस दौर में इस साफगोई से बोलने वाले कैमरे पे लोग बिरले ही होंगे। ओम बिरला का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिरले ही होंगे। लखेड़ा साहब, सैल्यूट टू यू, टाइगर सैल्यूट टू यू फॉर दिस ट्रुथ। और आपका जो सच है वो तलवार की तरह उसकी धार है। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं दीपक भाई छोटी सी बात याद करूं, मतलब या मेंशन करूं, सफेद दाढ़ी वाले हमेशा झूठी बोलते, ऐसी बात नहीं। एक सफेद दाढ़ी वाले ने झूठ बोल बोल के सबको बदनाम कर दिया, लेकिन एक सफेद दाढ़ी हमारे पास भी है
जो मुंह जी, खोलता जी। है तो सिर्फ सच्चाई के लिए। Salute, sir, and Thank you. I'm again obliged that you have joined this program. So, on behalf of my friends, a big thank you for joining this program. Shukriya, बहुत बहुत. Thank you so much.